हेलो फ्रेंड, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टार्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। जो बेंडिंग इक्वेशन, जो टार्सन इक्वेशन हमने पिछले लेक्चर में डेरिवेशन करा था, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपके। ठीक है, अगर टार्सन टॉपिक उठाया क्वेश्चन एग्जामिनर तब। तो देखो यहाँ पे टार्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, तो हम एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ले लेते हैं। ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो ये हो जाएगा, इसका डायमीटर अगर d है तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2। ये हो गया इसका रेडियस। अब ये y एक्सेस, ये अपने पास x एक्सेस। इतनी बात समझ में आ गई। अब टार्सन इक्वेशन क्या था, T/J τ/r g θ/l। यही आपने प्रूफ किया था पिछले वीडियो में। तो इसी इक्वेशन से देखो ये निकालेंगे। हमने क्वेश्चन निकालना क्या है, टार्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, यानी कि टार्क की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम टार्क वाले पोर्शन को अलग कर लेते हैं, इन दोनों को अलग कर लेते हैं। तो T/J = τ/r, इसको हमने अलग कर लिया। हमें टार्क चाहिए यहाँ से, तो हम T = क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, τ/ यहाँ से तो J/r, ये लिख सकते हैं क्या। अब आपको पता है इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मैंने पीछे वीडियो में ये चीज़ बताया था, π/32 d⁴, यही तो बताया था। और r = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/2। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, तो टाउ को वैसे ही रहने दो, शियर स्ट्रेस को। यहाँ पे j को पुट करना है, π/32 d⁴ डिवाइड d/2। अब आप फर्दर इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास पाई d⁴/16, ये ऊपर चला जाएगा, d से d कट जाएगा और इंटू टाउ अपने पास ही है। तो ये जो वैल्यू आई है यही है टार्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। समझ में आ गए ये फार्मूला कहाँ से आया। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि टार्क ट्रांसमिटेड बाय द सर्कुलर शाफ्ट, डेरिवेशन करो या फार्मूला लिखो। तो इस तरह से आप इतना लिख दोगे सफिशिएंट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, टार्क ट्रांसमिटेड बाय हॉलो सर्कुलर शाफ्ट। अब की बार अपने पास हॉलो सर्कुलर है, तो हॉलो सर्कुलर भाई बना लो। इसमें क्या है, ये है अपने पास एक सर्कुलर, इस तरह से हमने हॉलो सर्कुलर बना लिया। तो हॉलो सर्कुलर का आउटर डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल D। इनर डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये वाला स्मॉल d हमने मान लिया। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस 2 बनेगा, एक आउटर का बनेगा एक इनर का बनेगा। तो आउटर वाले का रेडियस क्या हो जाएगा, d/2 = r। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना है इसका J। तो हॉलो सर्कुलर का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पीछे बताया था कि इसको आपको कैलकुलेट करना है स्वयं से। तो ये निकल के आएगा, J हो गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, हॉलो सर्कुलर सेक्शन का। अब बस करना क्या है, अब फार्मूले पे रखना है। कौन से फार्मूले पे, वही T/J τ/r पे। अब इसको हमें T चाहिए, तो T = क्या हो जाएगा, यहाँ से J/r इंटू टाउ, और J की वैल्यू ये रखी है, तो J की वैल्यू यहाँ से आप रख दो, तो ये हो जाएगा π/32 d⁴, R की वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल D/2। ठीक है, इंटू टाउ। फर्दर टार्क की वैल्यू यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, तो T = आ जाएगा π/16 ये लो आपका नया फार्मूला तैयार। ये फार्मूला किसके लिए है, ये फार्मूला है टार्क ट्रांसमिटेड बाय हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, कभी कभी हॉलो सर्कुलर शाफ्ट को एक और फार्मूले में लिख देता है, कन्वर्ट कर देता है। ये कौन करता है, ये SSC करता है। तो T = π/16 टाउ, इसको हम लिख सकते हैं d³ 1 - k⁴। अब ये कहाँ से आया, आप k = स्मॉल d बाई कैपिटल D ले लिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी SSC जेई जो मेंस पेपर होता है वहाँ से k की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे देगा, कहेगा टार्क ट्रांसमिटेड बाय द हॉलो सर्कुलर शाफ्ट निकालो।
हालांकि रहता 5 ही नंबर में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए दोनों कि टार्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट कैसे निकलेगा, टार्क ट्रांसमिटेड बाय हॉलो सर्कुलर शाफ्ट कैसे निकलेगा। तो ये दोनों फार्मूलों को आपको याद रखना है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, AKTU 2016-17 के एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। इन ए हालो सर्कुलर शाफ्ट, एक कोई अपने पास हालो सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है। आउटर एंड इनर डायमेंशन दे रखा है क्वेश्चन का, आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। द शियर स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड 40 मेगा पास्कल। शियर स्ट्रेस 40 मेगा पास्कल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फाइंड द मैक्सिमम टार्क ट्रांसमिटेड आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या क्या दिया है हमारे पास। दिया है अपने पास डी आउटर, आउटर कितना दिया है आउटर 20 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में बदलो इसको 200 mm हो जाएगा। डी इनर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको भी मिलीमीटर में बदलोगे तो 100 mm हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद टाउ की वैल्यू दिया है 40 मेगा पास्कल, इसको हमको बदलना है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो मेगा पास्कल बराबर होता भी है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। ये यूनिट कन्वर्जन मैंने बताया है पीछे। तो ये चीज़ समझ में आ गया। हमने जो जो डाटा दिया था वो लिख लिया। अब हमें चाहिए टी टार्क ट्रांसमिशन। तो टी इज इक्वल टू π/16 इंटू टाउ। अभी मैंने पीछे डेरिवेशन करवाया है, यही वाले फार्मूले पे तो रखना है यार चीज़ें। बताओ ऐसा कौन सा डाटा है जो आपको नहीं पता इसमें, और ये क्वेश्चन कितना आसान है। तो यहाँ पे π/16 इंटू 40, आउटर दे रखा है 200। बस चीज़ें पता होना चाहिए कि कैसे निकलेंगी, नहीं क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे और कितना छोटा क्वेश्चन है। बस इसको फर्दर से आप सॉल्व कर लीजिए, KLC से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट 58904862। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, न्यूटन mm में है। अगर मैं इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। और फिर अगर किलो न्यूटन बदल दें तो 1 2 3, यानी कि 58 पॉइंट। तो ये आपका आंसर आ गया किलो न्यूटन में, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, थोड़ा सा कुछ अलग है वो, ठीक है, उसको भी आप लोग देख लो। तो पैटर्न अलग हो जाएगा तो क्या है, सीख सकते हो कि अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग पैटर्न में, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसमें देख पा रहे होगे। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 17-18 में, ठीक है। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ हॉलो शाफ्ट विथ ए डायमीटर रेशियो 3:4 which is to transmit 60 kN at 200 RPM. Maximum shear stress is limited 70 मेगा-न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट देखो दे रखा है 3.8, लेंथ दे रखा है 4.0, जी की वैल्यू दे रखा है 80 GPa। तो सबसे पहले गिवन डाटा, गिवन डेटा देखो, आप क्वेश्चन में निकालना है क्या, डायमेंशन निकालना है भाई साहब, सॉफ्ट की डायमेंशन निकालना है। और एक चीज़ हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, चलो पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो डी इनिशियल और आउटर, यानी कि इनर और आउटर का रेशियो दे रखा है 3:4, ठीक है। अब जो कम होगा उसको पहले लिखेंगे, ध्यान रखना इस बात को, ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता। ये हो गया। इसके बाद जो है पी की वैल्यू दे रखा है, पी की 60 kN। इसके बाद एन की वैल्यू दे रखा है RPM, जिस मोटर जिस हिसाब से घूमती है RPM, ठीक है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, टाउ मैक्स की वैल्यू दे रखा है, कितना है टाउ मैक्स 70 मेगा-न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 70 मेगा-न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। और क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, थीटा की वैल्यू दे रखा है 3.8 डिग्री, ठीक है, समझ गए इतना। लेंथ दे रखा है 4.0 मीटर, जी की वैल्यू दे रखा है 80 GPa। अब हमें सॉल्व करना है भाई साहब। तो सॉल्व करने से पहले हमें अगर टी पता चल जाए, ट्रांसमिशन, तो टी कैसे पता चलेगा। तो पी बराबर आपने मैकेनिक्स में एक फार्मूला पढ़ा था 2π/N/T/60,
पी की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे एन की वैल्यू दे रखा है, यहाँ से टी आप निकाल सकते हो ट्रांसफ़र करके। तो फर्दर मैंने यहाँ पे 60 इंटू 10 टू की पावर, किलो न्यूटन में है ना ये, 10 टू की पावर हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 पाई, एन की वैल्यू दे रखा है 200, टी हमें निकालना है, डिवाइड बाई 60। चलो यहाँ से टी पता कर लेते हैं भाई। तो टी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आ जाएगी 2.86 इंटू 10 टू की पावर 6 न्यूटन एम में। ये टी की वैल्यू पता चल गई। जब आपको टी पता चल जाएगा तो आप आसानी से पावर ट्रांसमिशन वाला फार्मूला लगा सकते हो। किसके लिए? हॉलो सॉफ्ट के लिए। आसानी से, जो अभी हमने पीछे डेरिवेशन किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में ये मैंने करवाया था, तो यही वाला तो फार्मूला लगाना है। तो यहाँ से डायमेंशन निकालना है, टाउ की वैल्यू दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो यहाँ से निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से हमें चाहिए टी इज इक्वल टू पाई बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई टू डी आउटर की पावर 4 डी इनर की पावर 4 डिवाइड बाई डी आउटर, यही फार्मूला था। चलो इस पे रख देते हैं। टी की वैल्यू क्या था? टी की वैल्यू अभी आपने पीछे निकाला है 2.86 इंटू 10 टू की पावर 6 निकाला है, ठीक है। पाई को ऐसे ही रहने दो, 16 हो जाएगा। टाउ की वैल्यू देखो आपने निकाला है क्या, 70 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको जब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में बदलोगे तो 70 ही आएगा, चाहे बदल के चेक कर लेना एक बार तुम लोग, ठीक है। तो डी आउटर की पावर 4 माइनस, अब एक बात बताओ, डी इनर और डी आउटर का रेशियो 3:4 है, तो हम क्या इसको ये लिख सकते हैं क्या कि डी इनर इक्वल टू 3/4 ऑफ डी आउटर, ये लो। तो यहाँ से हम 3/4 ऑफ डी आउटर का होल स्क्वायर इसको कर देते हैं डिवाइड बाई डी आउटर, ये लो। इस फार्मूले में क्या आपको नहीं पता, डी आउटर अननोन पर्सन डी आउटर है, इसको आप सॉल्व करो केएलसी से, तो डी आउटर आपको पता चल जाएगा 67.3 mm, ये लो भाई। जब डी आउटर पता चल गया तो इन दोनों रेशियो से डी इनर निकाल लो। तो डी इनर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 3/4 ऑफ डी आउटर, तो 3/4 ऑफ 67.3 इक्वल टू 50.47 mm, ये लो। डी इनर भी पता चल गया, डी आउटर भी पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और कहा है, ध्यान से समझो चीज़ों को। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में ये कहा है कि हमें रिलेशन पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी कि डायमीटर ऑफ शाफ्ट व्हेन द एंगल ऑफ ट्विस्ट डज नॉट एक्सीड, डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालना है कब? जब आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा 3.8 डिग्री हो, तब निकालना है। तो फार्मूला लगा दो, टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई यल, यही तो फार्मूला आपने पढ़ा है। अब टी की वैल्यू आपको पता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है शाफ्ट का, इसके बाद सारी डायमेंशन आपको रखना ही तो है, लेंथ भी आपको दे रखा है, एंगल ऑफ ट्विस्ट भी दे रखा है। चलो मैं रख के चेक करता हूँ। यहाँ पे टी की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या थी 2.86 इंटू 10 टू की पावर 6 डिवाइड बाई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी π/32, हालो सर्कुलर सेक्शन है, तो डी आउटर डी इनर की पावर 4, ये हो गया जे इज इक्वल टू जी की वैल्यू 80, क्या था क्वेश्चन में 80 जीपीए था, तो जीपीए को अगर बदलेंगे तो ये किस में हो जाएगा 80 इंटू 10 टू की पावर 3, ठीक है, इंटू एंगल ऑफ ट्विस्ट 3.8 डिवाइड बाय लेंथ कितना है, लेंथ हो जाएगा, लेंथ 4000 mm में रख दिया मैंने। अब देखना, ध्यान देना, ये डिग्री में दिया था लेकिन हमें रेडियन में लेना है इसको, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से देखो, निकाल लो आप डी और डी इनर, तो यहाँ से पक्षांतर करके हम निकालेंगे क्या भाई साहब, डी आउटर की पावर 4 डी इनर की पावर 4, इनर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी आउटर इंटू 3/4 का होल स्क्वायर। इसको मैंने अलग कर लिया, बाकी सारी डायमेंशन अलग कर लिया, ठीक है।
तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा। केएलसी से कैलकुलेट करके हमें भाई साहब बता देना कोई एक कमेंट करके कि डी आउटर और डी इनर की वैल्यू कितनी आएगी जब हम एंगल ऑफ ट्विस्ट इतना रखेंगे। ठीक है, जब हम एंगल ऑफ ट्विस्ट इतना रखेंगे तो डी आउटर डी इनर की वैल्यू कितनी आएगी ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, मैं आंसर यहाँ पे बता दे रहा हूँ करेक्शन के लिए, लेकिन चेक कर लेना एक बार कि आंसर सही है कि गलत है। अप्रॉक्सीमेट ये आएगा आपका 75 के लगभग आना चाहिए, 75। ये डी आउटर आएगा 75, ठीक है, और डी इनर जो आएगा आपका वो आएगा 56 के लगभग। चेक कर लेना एक बार, ज़रूर कमेंट करके ज़रूर आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आगे हम लोग पढ़ेंगे शियर चैप्टर, इसी में है शियर टॉपिक कि टी सेक्शन का, रेक्टेंगुलर सेक्शन का कैसे शियर डायग्राम चेक किया जाता है, शियर स्ट्रेस डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे चैप्टर में ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे शियर ड्रा किया जाता है, यानी कि आपको ड्रा करना होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितने एवरेज गुना होता है, ओवर शियर स्ट्रेस, एवरेज शियर स्ट्रेस, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं शियर स्ट्रेस के जो कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू।